जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोकम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमारी क्लास होगी वो सैयद वंश को लेकर होगी, जिसमें हम सैयद डायनेस्टी से शुरू करके लोधी डायनेस्टी तक जाने की कोशिश करेंगे। प्रदीप, गुड इवनिंग बहन, शुभ संध्या आप सभी को। अंजलि, गुड इवनिंग। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है सबके लिए, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट होती है। और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फिल फॉर्म के ऊपर कोर्स चले हुए हैं पेपर दिसंबर बैच के रिगार्डिंग। पेपर फर्स्ट अगर आप लेते हैं तो 1999 आपको पे करना होता है। अगर आप पेपर सेकंड लेते हैं तब भी आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप दोनों लेते हो 2,999 पे आपको पे करना होता है। आप कूपन कोड यूज कीजिए VIK10, और आप कूपन कोड अगर VIK10 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिल फॉर्म की हर बैच पर। तो आप अभी जाइए और जल्दी ही 10% ऑफ का चांस जो है उसको गवाइए ना। तो क्लासेस के आपके नोट्स मिलते हैं, MCQ प्रैक्टिस आपकी रहती है। जुड़ जाइए एक बार, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। सैयद वंश के अंदर हमने सैयद वंश को शुरू किया था, जो 1414 से लेकर आगे 1451 तक ये रहता है। ठीक है, 1414 से लेकर 1451 तक ये वंश रहता है। इसकी डेट याद करना बिल्कुल आसान। 1414 तो है ही है, 14 के बाद 15 आता है, 15 का उल्टा 51 होता है। खिजर खां को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला शासक हमारा होगा मुबारक शाह। कौन होगा? मुबारक शाह, बिल्कुल अंजलि, 1414 से लेकर 1451 तक। महादेव, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप? बिल्कुल, गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग। चलो जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए एक बार। लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं, तो इस क्लास को शुरू कर देते हैं। मुबारक शाह से मैं शुरू करता हूँ। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करेगा। कौन होगा? मुबारक शाह। मुबारक शाह खिजर खान ने पश्चिमी क्षेत्र के नेतृत्व अपने पुत्र मुबारक शाह को 1415 में प्रदान कर दिया था, किंतु अपनी मृत्यु के 3 दिन पूर्व ही इसने अपना प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी इसे मनोनीत किया और उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसके मनोनयन को सभी अमीरों और मलिकों ने स्वीकार किया था। मुबारक शाह मुबारक शाह दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसने सैयद वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने शाह या फिर सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने क्या किया था? इसने खुतबा पढ़वाया था अपने नाम का, सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये काम मुबारक शाह के द्वारा किया गया था। 1421 से लेकर 1434 तक का शासनकाल इसका रहेगा। 22 मई 1421 को कब बैठा था? 22 मई 1421 को यह गद्दी पर बैठा था। विधिवत रूप से सिंहासन पर इसको बिठा दिया गया था। मुबारक शाह
Khizr Khan had given the leadership of the western region to his son Malik Mubarak 1415, but 3 days before his death, he nominated him as his direct successor and placed him on the throne. The owners accepted. जितने भी अमीर और जितने भी मलिक जो थे उन्होंने सबने इसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था इसको। इसने खुतबा पढ़वाया था, सिक्के इसने जारी किए थे, इसने कॉइन्स अपने जारी किए थे, सुल्तान की जो टाइटल इसने वो लिया था। जसरत विद्रोह। जसरत ने उत्तर पश्चिमी सीमांत पर यह विद्रोह किया था। मुबारक शाह के पूरे शासनकाल तक ये चलता रहा था भाई, ठीक है। जसरत खोखर जनजाति के सरदार शेख का पुत्र था। किसका? शेख का पुत्र कौन था? जसरत। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर यह विद्रोह इसने शुरू किया था और चलता ही रहा था जब तक मुबारक शाह यहाँ पर रहे, शासन गद्दी पर रहे, तो ये चलता रहा था, इसके जीवन पर्यंत तक। सियालकोट के निकट ये रहता था। सियालकोट यानी, ठीक है, सियालकोट के नजदीक या सियालकोट इसको बोल सकते हो आप, रहता था। अगस्त सितंबर 1428 में जसरत ने कलानौर पंजाब को घेर लिया था। युद्ध में मलिक सिकंदर तूफा को परास्त कर दिया और उसे बंदी बना लिया। मुबारक शाह ने मलिक सरवर उल मुल्क को लाहौर तथा मुल्तान के लिए जो सैन्य दल थे वो रवाना कर दिए थे, ठीक है। और ये बिना युद्ध किए ही लाहौर तो मुल्तान के लिए सैन्य दल जो यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो जुलाई 1432 में जसरत दोबारा देखो, जब ये लाहौर और मुल्तान के लिए सैन्य दल रवाना हुए तो जसरत यहां से कहां चला जाता है? जसरत यहां से चला जाता है तिलहर की पहाड़ी पर। तिलहर की पहाड़ी पर चला जाता है बिना युद्ध किए। जुलाई 1432 में जसरत वापस आता है एक विशाल सेना लेकर, लाहौर में सुल्तान के सामने आ जाता है और सुल्तान वहां पर इसका विनाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हरा देते हैं इस युद्ध में, ठीक है। और इस युद्ध में सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, सुल्तान की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, सुल्तान की सेना का नुसरत खां कर रहे थे। नुसरत खां सेना का नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर है? Revelation of Jasrath. Jasrath did this revelation on the northwest frontier, continued through the region of Mubarak Shah. Jasrath was the son of Sheikh, chieftain of the Khokar tribe, who lived near Sialkot. Jasrath besieged Kalanur, Punjab in September 1428, defeated Malik Sikandar Tughal in battle and took him prisoner. Mubarak Shah sent Malik Sarwar ul Mulk to Lahore and Multan with the military force. उसने लाहौर और मुल्तान इसको भेजा था मिलिट्री फोर्स को लेकर, सरवर उल मुल्क को। उसको देखकर ये तिरहर की जो हिल्स है वहां पर चला जाता है और बाद में 1432 के अंदर वापस आता है। और जो सुल्तान की आर्मी होती है उसका जो उसका कमांडर था वो नुसरत था। नुसरत खां उसका कमांडर था और इसको हरा देता है, डिफीट कर देता है, इसको परास्त कर देता है बुरी तरह से। जुलाई 1432 में जसरत ने दोबारा सेना लेकर लाहौर में आ गया और सुल्तान की सेना ने इसे हरा दिया, ठीक है। काबुल के शेख अली का हस्तक्षेप। मिर्जा शेख अली मिर्जा शाहरुख के वंश के अधीन काबुल का मुक्तेदार था। मिर्जा शेख, ठीक है, अली मिर्जा शेख अली, देखो भाई कौन है? मिर्जा शेख अली किसके अधीन? मिर्जा शाहरुख तैमूर का लड़का है, ठीक है।
चंपा हेलो बहन। शाहरुख के वंश के अधीन क्या हो गया चंपा? वंश अधीन काबुल पर क्या करा था? नियुक्त था, मुक्तेदार था काबुल का। 1431 में शेख अली, हाँ तो इतना पूछो ना। सेकंड स्लाइड है, ठीक है। बहुत हो गया, मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। शेख अली, गुड इवनिंग सुमित्रा बहन, गुड इवनिंग। ठीक है, 1431 में शेख अली भारत आया और खोखरों से मिल गया। उसने ताबर हिंद दुर्ग पर अमीर फौलाद खां, जो ताबर हिंद के अंदर था, सुल्तान के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया। सुरक्षा प्रदान की, 2 लाख टका देकर अपनी इसने जान छुड़वाई थी। द इंटरवेंशन ऑफ Sheikh Ali of Kabul. Mirza Sheikh Ali was the Mukhtar of Kabul under the dynasty of Mirza Shahrukh. Sheikh Ali come to India 1431 and Khokhar also joined him. He provided security of Amir Pollard Khan in Tabar Hind fort who had rebelled against the Sultan. इसने अमीर पोलर्ड को क्या कर लिया? सिक्योरिटी दे दी भाई, सिक्योरिटी दे दी। तो इसके अंदर क्या हो गया? उसमें सुल्तान को पता लग गया, सुल्तान गुस्सा हो गया, तो सुल्तान ने इसके ऊपर क्या कर दिया? सुल्तान ने वो इसने 2 लाख टका देकर अपनी जान छुड़वाई। शेख अली भारत में 20 दिन रुका था भाई, ठीक है। और इस अवधि में राय फिरोज के प्रदेश जलंधर की इक्ता इसने लूटी थी। इसने किसको लूटा था? जलंधर को लूटा था इसने। और जलंधर का जो इख्तियार था राय फिरोज था, राय फिरोज। और जब शेख अली यहां से चले जाएंगे तो मुल्तान, मुल्तान का इक्ता या मुल्तान पर नियुक्ति, मुल्तान के शासन की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? शर्क मलिक यहाँ पर थे और इससे छीन कर मलिक खैरुद्दीन खानी को दे दी गई। क्लियर है? आगे चलते। ग्वालियर अभियान। मालवा के शासक ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। मुबारक शाह ने स्वयं इसके खिलाफ कूच किया था। मालवा के शासक ने भयभीत होकर सुल्तान के साथ संधि कर ली थी। जो मालवा के शासक थे इस समय, मालवा का शासक कौन है इसमें? मालवा का शासक अलप खां। अलप खां ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और मुबारक शाह ने इसके खिलाफ स्वयं कूच किया और मालवा के शासक से ने भयभीत होकर क्या किया था? संधि कर ली थी और सुल्तान को हर्जाना देने की बात कही, स्वीकार कर लिया था। इसको खराज दिया जाएगा, खराज सुल्तान को देने की बात कह दी थी।
ग्वालियर कैंपेन, द रूलर ऑफ मालवा अटैक्ड ग्वालियर, मुबारक शाह himself marched against it. The ruler of Malwa got scared and made a treaty with the Sultan. बयाना व ग्वालियर 1426 की बातें हैं। बयाना के शासक ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बयाना के शासक ने क्या कर दिया? मोहम्मद खान ने, किसने? मोहम्मद खान ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान ने उसे हरा दिया और समर्पण के लिए मजबूर किया। यह भागकर इब्राहिम सर्की के पास चला जाएगा, बंगाल के अंदर चला जाएगा और अब बंगाल के साथ संघर्ष होगा मोहम्मद शाह का। बयाना एंड ग्वालियर। In 1426, the ruler of the Bayan rebelled against the Sultan. The Sultan defeated him and forced him to surrender. He runs away and takes shelter in the इब्राहिम सर्की। इब्राहिम सर्की के साथ संघर्ष। कलापी के शासक कादिर खान ने सुल्तान इब्राहिम सर्की की गतिविधियों की जानकारी मुबारक शाह को दी थी। 1428 ईस्वी में सर्की और सुल्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सर्की शासक को पीछे हटना पड़ा और पीछे हटने के साथ उसको इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। कन्फ्लिक्ट विद इब्राहिम सर्की। कलपीज रूलर कादिर खान had informed Mubarak Shah about the activities of the Sultan Ibrahim Sharki. In 1428 AD, there was a war between Sharki and the Sultan in which Sharki had to treaty. एक नवंबर 1433 को सुल्तान ने यमुना के तट पर नए नगर की नींव डाली थी। कौन सा नगर था? मुबारकाबाद की नींव डाली थी। भवन निर्माण का कार्य यहाँ पर प्रबंध करवाया था। 1434 में काजी खत्री के पुत्र सिद्धपाल ने सरवर उल मुल्क का इशारा पाकर सुल्तान की हत्या कर देता है। 19 फरवरी 1434 की ये बातें हैं, जब काजी खत्री का पुत्र सिद्धपाल ने सरवर उल मुल्क का इशारा पाकर इसकी हत्या कर दी। On 1st November 1433, the Sultan had laid the foundation of the new city on the banks of Yamuna and made arrangement for the construction of a building there. In 1434, Siddhpal, grandson of Qazi Khatri, assassinated the Sultan on the advice of Sarwar ul Mulk. क्लियर है? अगला शासक आता है मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर 1445 तक की शासन करेगा। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा फरीद खान के नाम से सुल्तान बना। 6 महीने तक वास्तविक सत्ता वजीर सरवर उल मुल्क के सहयोग से चलती रही। वजीर का वध करवाकर उसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक शासन करेगा। आफ्टर मुबारक शाह हिज नेफ्यू फरीद खान बिकम द सुल्तान with the nephew of Wazir with the help of Wazir Sarwar ul Mulk, who was in real power of 6 months. He achieved independence by killing the Wazir. उसने वजीर नए सुल्तान सरवर उल मुल्क को क्या कर दिया? खाने जहां की और उपाधि से दी थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? सरवर मुल्क को खाने जहां की। मोइन उल मुल्क, ये उपाधियां खाने जहां और मोइन उल मुल्क की उपाधि इसने सरवर उल मुल्क को दी थी। ठीक है। मोहम्मद शाह के काल में दिल्ली सल्तनत में अराजकता व कुव्यवस्था फैल गई थी। जौनपुर के शासक ने सल्तनत की कई जिले
अपने अधीन कर लिए थे। मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने तो दिल्ली पर ही हमला करने का साहस कर लिया था। लाहौर और मुल्तान के शासक बहलोल खान लोदी ने सुल्तान की मदद की थी। सुल्तान ने उसे खाने खाना की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? खाने खाना की उपाधि दी थी और साथ ही अपने पुत्र कहकर भी उसे पुकारा था। सुल्तान की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी, यहाँ तक कि वह दिल्ली में से 20 करोड़ की परिधि में भी उसके विरोधी हो गए थे। जो 20 करोड़ की एक दूरी थी और उस दूरी के अंदर भी उसके क्या थे? उसके विरोधी हो गए थे। During the reign of Muhammad Shah, anarchy and mismanagement spread in the Delhi Sultanate. The ruler of Jaunpur brought many districts of the Sultanate under his control. Malwa's ruler Muhammad Khilji even dared to attack Delhi. Bahlol Lodi, the ruler of the Lahore and Multan, helped the Sultan. Bahlol Lodi ने जो लाहौर का और मुल्तान का सुल्तान था बना हुआ था, उसने इसकी हेल्प की थी सुल्तान की। द Sultan gave him the title of Khane Jahan, Khane Khana, gave him the title of Khane Khana and also called him his son. The Sultan condition became very weak. Even the rich within the radius of 20 crores from Delhi become his appointments. कि उसके 20 करोड़ की जो परिधि थी उसके अंदर भी विद्रोह होना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति अब उसकी आ चुकी थी। 1414 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से शासक संभालेगा। क्या करेगा? अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से शासक बना और सिंहासन संभाला। इसके कुछ तथ्य हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस राजा के। ठीक है, मोहम्मद शाह की कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अब हम देखेंगे। मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खान शासक बना था। मोहम्मद शाह 1414 से लेकर 1445 ईस्वी के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में 6 महीने उसके 1 मिनट भाई, ये वापिस ही आ गया उसको। नहीं, 1414 से लेकर 1445 तक बैठेगा भाई। 1 मिनट मुझे देखने दो, कुछ मिस्टेक हुई है, विरोधी हो गया था। और मोहम्मद शाह, हाँ मोहम्मद शाह ही है। ठीक है, मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के साथ हाँ, तो 1444 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से 1445 भाई। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लो, 1445 ईस्वी। चौदह सौ पैंतालीस ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है। मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खान या मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल 6 महीने उसके वजीर सरवर उल मुल्क के आधिपत्य में बीते, परंतु 6 महीने के बाद उसने सुल्तान को अपने नायब सेनापति कमाल उल मुल्क के सहयोग से वजीर का वध करवा दिया था। ठीक है भाई, कमाल उल मुल्क की सहायता से किसका वध करवा दिया था? वजीर का वध करवा दिया था। Muhammad Shah died in 1445 AD and his son Alauddin assumed the throne with the name of Alam Shah के नाम से वह गद्दी पर बैठा। 1445 से लेकर 1451 तक ये गद्दी पर रहेगा। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर द मुबारक शाह डेथ, मुबारक शाह nephew मोहम्मद बिन फरीद खान ascended the throne of Delhi by the name of Muhammad Shah 1434-1445 AD. 6 months of his reign were spent under the authority of his wazir Sarwar ul Mulk, but after 6 months the Sultan got the wazir killed with the help of his डिप्टी कमांडर कमाल उल मुल्क। वजीर के प्रभाव से मुक्त होने के बाद तुरंत बाद मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया। मुल्तान में लगाओं ने विद्रोह कर दिया, जिससे सुल्तान ने स्वयं जाकर शांत किया था। मोहम्मद शाह मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता द्वारा मोहम्मद को वापस खदेड़ने में सफल रहा। यानी मोहम्मद को खदेड़ने में किसने सहायता की थी?
बहलोल लोदी ने जो मुल्तान का सूबेदार था खदेड़ने में किसकी सहायता की थी? सुल्तान मोहम्मद शाह की सहायता की थी। सन आफ्टर बिगिनिंग freed from the soon after beginning freed from the influence of the Wazir, Delhi was attacked by Muhammad, the ruler of Malwa. The Langas revolted in Multan, which is the Sultan himself pacified. Muhammad Shah was successfully in driving back Muhammad with the help of Behlol Lodi, the governor of Multan. इसने गवर्नर था मुल्तान का बहलोल लोदी, किसने हेल्प ली थी? मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी और साथ ही उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा था। इसके समय ही की प्रमुख घटना थी बहलोल लोदी का उत्थान। बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु ऐसा रहा। अपने अंतिम समय में हुए विद्रोह को दबाने में मोहम्मद शाह असमर्थ रहा, अतः अधिकांश राज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही सैयद वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया था। Muhammad Shah was happy and gave Behlol Lodi the title of Khane Khana and also called him his son. The main event of its time was the rise of Behlol Lodi. Behlol Lodi also attacked Delhi, but he was unsuccessful. Muhammad Shah was unable to suppress the rebellion that took place during his last year. Therefore, most of the state gained independence. Muhammad Shah died in 1445 AD. With his death, the Sayyid dynasty headed towards decline. अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक शासन करेगा। मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। ये सैयद वंश का आखिरी शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह एक अयोग्य शासक था, जिसके समय में दिल्ली की सल्तनत का क्षेत्र अति सीमित रह गया था। अलाउद्दीन आलम शाह अपने वजीर हामिद खान की बढ़ती शक्ति के कारण बदायूं चला गया। उसने यह नगर इसे इतना भा गया कि वह दिल्ली के बजाय उसे ही वहीं पर रहना का निर्णय किया और वहीं पर वह रह गया। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 to 1451 AD, after Muhammad Shah, his son Alauddin assumed the title of the Alam Shah. is the title of Alam Shah का इसने टाइटल लिया और रूल किया। He was the last ruler of the Sayyid dynasty. Alauddin Alam Shah was an incompetent ruler, during whose time the territory of Delhi Sultanate became very limited. जो दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं थी इस समय सिकुड़ चुकी थी। Alauddin Alam Shah moved the Badaयूं and due to the increasing power of his वजीर अहमद खान, इसके जो वजीर था अहमद खान, उसकी पावर इंक्रीज हुई और ये बदायूं चला गया और वहीं पर रहा और इसका बदायूं में मन लग जाता है और वापस आने का ये मना कर देता है। 1447 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। अंत में वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी को आमंत्रित किया, लेकिन कुछ समय बाद बहलोल लोदी ने हामिद खान का वध कर दिया। 1405 में उसने संपूर्ण शासन पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? बहलोल लोदी ने 1405 में संपूर्ण शासन पर अपना, अरे एक मिनट 1447 हो गया तो 1405 कैसे आएगा भाई? नहीं, ये देखना पड़ेगा भाई, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर। 1450 तक आएगा। 1450 तक इसने संपूर्ण शासन पर अधिकार कर लिया था, निर्णय ले लिया। इसके समय यह कहावत थी, देखो शाह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक। ये कहावत बिल्कुल, हाँ ये रॉन्ग है भाई यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं करेक्शन कर दूंगा आपके लिए जब भी इसको डालूंगा। तो 1405 नहीं होगा, 1450 शायद यहाँ पर रहे और संपूर्ण जो शासन था अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके समय यह कहावत मशहूर थी कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक, लोकप्रिय हो गई। इसी समय दिल्ली सल्तनत का शासन बागडोर संयोध्या से निकलकर लोहिदियों के पास चली गई थी। अलाउद्दीन आलम शाह 1476 में अपनी मृत्यु तक बदायूं का राजा अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है? 1476 तक अपनी मृत्यु तक बदायूं पर राज करता है। ठीक है,
और ये जो बहलोल लोधी होगा स्वयं को 1451 में वहां पर अपना शासन यानी दिल्ली के अंदर बहलोल लोधी 1451 में अपना खुतबा पढ़वा देगा, अपने सिक्के जारी कर देगा और अलाउद्दीन आलम शाह का नाम सिक्कों से हटवा देगा, स्वयं को सुल्तान घोषित कर देगा। लेकिन 1476 तक सुल्तान कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी। और आलम शाह इसमें 1476 में बदायूं में राज कर रहे हैं और वो 1436 में 76 में वहां पर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हमारे कौन आएंगे? अब हमारे लोधीज शुरू हो जाएंगे। कौन शुरू हो जाएंगे? लोधीज अब हमारे शुरू हो जाएंगे। तथ्य देख लेते हैं। आलम शाह के जीवन के समय तथ्य थे। आलम शाह अपने देश का सबसे अयोग्य शासक था। आलम शाह के काल में दिल्ली सल्तनत दिल्ली शहरों कुछ उसके आसपास के गांव तक सीमित रह गया था। बहलोल लोधी लाहौर का जो गवर्नर था, डर के कारण आलम शाह अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर बदायूं ले गया था। यह वह भोग विलास में खोया रहता है। उसके मंत्री हामिद खान ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया था, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और कुछ समय तक बहलोल खां लोधी ने आलम शाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। लेकिन 1451 में वो अपने आप को ही स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है। यह 1451 में आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली के राज्यपाल पूर्णतः सौंप दिया और स्वयं बदायूं की जागीर में रहने लगा। वहीं पर 1476 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 37 वर्ष के अकुशल शासन के बाद सईद वंश के अंत हुआ और लोधी वंश की नींव पड़ी। In 1451 AD, Alam Shah completely handed over the kingdom of Delhi to Behlol Lodi and himself started living in the Jagir of Badaयूं. He died there in 1476 AD. Those after 37 years of insufficient rule, the Sayyid dynasty come to an end and the foundation of the Lodi dynasty was laid. कि जब लोधी वंश की अब नींव डल चुकी थी, फाउंडेशन था वो अब हो चुका था। तब हम 1451 से लेकर 1526 तक का जो शासन पढ़ेंगे, अब लोधियों का शासन पढ़ेंगे। क्लियर है? लोधी वंश 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक। सल्तनत युग में दिल्ली की सिंहासन पर राज्य करने वाले अंतिम शासक, अंतिम वंश। क्या था ये? सल्तनत काल में दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले राजवंशों में क्या था? अंतिम राजवंश था लोधी वंश। बहलोल लोधी द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव रखी गई। प्रथम अफगान वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, एक मिनट भाई, थोड़ा सा आप पैसे चला लीजिए एक बार, तुमको ये हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। ठीक प्रमदीप, ये एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर कैसे हुआ है, हो जाएगा। ठीक, चलो आप सुनते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, बहलोल लोधी विद्रोह की परिस्थिति में दिल्ली का शासक बना। कोई उसे फूलों की सेज पर गद्दी नहीं मिली थी, उसमें अराजकता आ चुकी थी। ठीक है, बहलोल लोधी अराजकता और विद्रोह की परिस्थिति में दिल्ली का शासक बना। बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार,
एक मिनट में, एक मिनट जाइए, वॉइस ब्रेक है, पीपीटी बोला, एक मिनट। अब बताइए एक मिनट करके एक बार, सब कुछ क्लियर है ना? अब क्लियर है। बहलोल लोधी जब शासक बना ना, तो उसे कोई मखमल की सेज पर नहीं बिठाया गया था। जब वो शासक बना तो वो ऐसी परिस्थितियों में शासक बना जिसमें दिल्ली के अंदर विद्रोह थे, अराजकता आ चुकी थी और अनेक विद्रोह यहाँ पर स्थापित हो चुके थे, विद्रोह यहाँ पर होते जा रहे थे सुल्तानेट में। तो दिल्ली का शासक बना बहलोल लोधी। सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद का सूबेदार था। बहलोल लोधी लोधियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति साहूखेल से संबंध रखता था। साहूखेल खेल शाखा से संबंध रखता था। उसने तुर्की शासन की जगह कबीलियाई शासन को बढ़ावा दिया था। कौन से शासन को? कबीलियाई शासन को इसने बढ़ावा दिया था तुर्की शासन की जगह। Belo Lodi became the ruler of Delhi in the circumstance of the anarchy and revolutions. Behlol Lodi was the Subedar of Sirhind before becoming the Sultan. Behlol Lodi belonged to the an important tribe of Lodis, Sahukhel. He promoted Kabilian ruler instead of Turki rulers. इसने जो कबीलियाई रूलर था उसको ज्यादा इंस्टेंड किया, उसको ज्यादा प्रेफर किया, लाइक अदर था तुर्किज रूलर्स के। सैन्य अभियान, अब देखो इसके सैन्य अभियान क्या कुछ होंगे। जौनपुर के सरकी शासकों से संघर्ष बहलोल लोधी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जौनपुर के सरकी शासकों के साथ संघर्ष और जौनपुर की विजय की थी। दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके बहलोल लोधी ने पंजाब में स्थिति संभालने के लिए कूच किया। देखो हुआ क्या, हुआ क्या, बहलोल लोधी दिल्ली के अंदर शासन कर रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर शासन जो चल रहा है वो अनारकी वाला था, वहां पर विद्रोह हो रहे थे। लेकिन जब इसने दिल्ली के अंदर विद्रोह को समाप्त कर दिया, विद्रोह को शांत कर दिया, तो अब ये जौनपुर के ऊपर, जौनपुर के जो सरकी शासक थे उसके साथ इसका संघर्ष है, तो पंजाब की तरफ चला जाता है। पंजाब, पंजाब पर चला जाता है और पंजाब की स्थिति सुदृढ़ करने से पहले इसने दिल्ली के अंदर क्या किया था, अपने कुछ विश्वास पात्रों को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, विश्वास पात्रों में इसका बड़ा बेटा ख्वाजा बायजीद प्लस शाह सिकंदर और इस्लाम खां की विधवा बेगम। की विधवा बीबी मट्टू। ठीक है, क्या नाम था? विधवा बीबी इसकी मट्टू को यहाँ पर बीबी रोजा भी इसको बोल दिया जाता है भाई, बीबी रोजा भी इसको बोल दिया जाता है, यहाँ पर नियुक्त करके चला गया था। ठीक है, और जौनपुर का जो तात्कालिक शासक था वो था कौन? जौनपुर का तात्कालिक शासक है, सरकी शासक है, मोहम्मद था। क्या था? मोहम्मद। जौनपुर का सरकी शासक कौन था? मोहम्मद।
महमूद, मोहम्मद नहीं, महमूद, महमूद यहाँ का शासक था। और महमूद ने भाई आक्रमण नहीं करना चाहता था, ठीक है, सुल्तान के ऊपर, लेकिन आक्रमण का कारण था इसकी पत्नी। इसकी पत्नी के कहने पर इसने आक्रमण किया। इसकी पत्नी बार बार कहती थी कि अगर तुम में युद्ध करने की हिम्मत नहीं है तो मैं धनुष बाण लेकर बहलोल के विरुद्ध कूच करती हूँ। क्योंकि अलाउद्दीन की सैयद शासक, अलाउद्दीन के बारे में हमने देखा है, सैयद शासक अलाउद्दीन, आलम शाह के बारे में पढ़ा है ना। तो अलाउद्दीन की पुत्री थी भाई, अलाउद्दीन की पुत्री से इसकी शादी हुई थी। और वो अपने जो सैयदों को से बदला लेने के लिए, सैयदों का जो बदला था उसको लेने के लिए कहती थी कि या तो बहलोल लोदी पर तुम आक्रमण करो, वरना अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं जाती हूँ धनुष बाण लेकर। होता क्या है, बहलोल लोदी जौनपुर के जो शासक होते हैं महमूद को हरा देता है, सर की सेना को बुरी तरह से हरा देता है, ठीक है, भारी मात्रा में लूट प्राप्त करता है। और बहलोल की जो भागती हुई सेना थी उसको भागती हुई सेना का पीछा करता है और उससे भारी लूट प्राप्त करता है। और इनके बीच में संधि हो जाती है बाद में 1452 के अंदर। यहाँ पर क्या हो जाती है, संधि यहाँ पर कर ली जाती है। आगे चलते हैं, मिलिट्री कैंपेन थे, कन्फ्लिक्ट विद सिराज सरकी रूलर ऑफ जौनपुर। द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट द region of Bahlol Lodi was his conflict with the Sarki ruler of Jaunpur and conquest of the Jaunpur by consolidating his position in Delhi. Bahlol Lodi merged the handle the situation in Punjab. समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए एक बार, बहलोल लोधी समझ में बता दीजिए, उसके बारे में आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहलोल लोधी राजा बना दिल्ली में, इसने जितने भी विद्रोह थे दबा दिए। कहां पर, दिल्ली के। दिल्ली के विद्रोह दबाने के बाद ये चला गया पंजाब। कहां पर गया, पंजाब। पंजाब यहाँ पर एक सरकी के शासक है मोहम्मद शाह, महमूद लिख लो, महमूद, महमूद। और इसकी जो पत्नी है सैयद अलाउद्दीन की ये पुत्री है। ये कहती है या तो तुम बलबन के ऊपर बहलोल लोधी के ऊपर आक्रमण करो, वरना मैं तीर धनुष लेकर जाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और इससे हार जाता है। दिल्ली के अंदर ये अपने बड़े बेटे और अपने बेटे की विधवा जो बीवी होती है मट्टू, ठीक है, बीवी मट्टू को सौंप कर आता है इनको विश्वास पात्र को। रोह के अफगानों का आमंत्रण, रोह के अफगानों का आमंत्रण 1468-69 ईस्वी में अपने मुल्तान अभियान के दौरान मार्ग में बहलोल को सरकी सेना की दिल्ली की ओर प्रस्थान की सूचना मिली कि सरकी सेना ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया। ये सूचना इसको मिलती है। यह वह समय था जब बहलोल ने रोहों के अफगानों को भारत आमंत्रित किया। उसने जो रोह के अफगान थे ना भाई, जगह है रोह के अफगान, उनको वहां पर आमंत्रित किया भारत के अंदर। कि इसने वहां पर जब आमंत्रित किया ना, तो उसने जब वहां पर एक दूत को भेजा, तो दूत से जाकर बोला कि आपको वहां पर लिखना क्या है, एक पत्र वहां पर भेजा। उसने कहा कि आप सर्वशक्तिमान हो, ईश्वर ने दिल्ली के साम्राज्य की प्रभुसत्ता अफगानों को दी है और आप भारत के अन्य शासकों से हम छीनना चाहते हैं। आप आक्रमण कीजिए, मैं वहां पर नाम मात्र ने दिल्ली को घेर लिया है, आप जल्दी आइए। हम संकट में
रोहो के अफगानों को 1468 में कही। वो इस सकते हैं। क्लियर है? बस हम इसको ही करेंगे, बस बहलोल लोधी को करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ब्रेक होता जा रहा है। इसको कवर करने के बाद हम इसको यहीं पे रोक देंगे। ठीक है। Invasion of the Afghans of Raho during his Multan campaign 1468-69 AD, Bahlol received information about the departure of the Sarki army towards Delhi. It was at this time at Bahlol Lodi, Bahlol thought of inviting the Afghans of Roh India. ये रोह के अफगानों को कहता है कि भारत के अंदर जो भारत का साम्राज्य है वो अफगानों के लिए है, उसको दूसरे लोग यहाँ से हमसे छीन रहे हैं, तो कृपया कर हमारी सहायता कीजिए। जौनपुर के शासक ने हमें घेर लिया है, हम संकट में हैं, ऐसा पत्र ये लिखवाता है और रोहो को भेज देता है अफगान के। वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो यहाँ पर इसकी सहायता करते हैं। मालवा साम्राज्य, एक स्थल है चंदावर। चंदावर में लोधी वसिज सरकी सेना आमने सामने होती है और इसमें युद्ध में रक्तपात होता है और 3 मंथ का, ठीक है, रक्तपूर्ण युद्ध के बाद 3 वर्ष के लिए ये युद्ध विराम हो जाता है। ठीक है। और हुसैन शाह सरकी अपनी ताकत में, अपनी जो ताकत होती है उसकी बढ़ोतरी करके अपनी
दोबारा इटावा और इटावा के राज्यपाल अहमद खां मेवाती और कोयल के राजपूत रुस्तम खां बयाना के राज्यपाल अहमद खां को अपनी ओर से मिला लिया और इसके तरफ दोबारा अभियान कर देता है, यानी अन्य शासकों को अपने साथ मिलाकर अन्य शासकों को अपने साथ मिलाकर इस पर आक्रमण कर दिया था। किस किस को मिलाया था इसने? इटावा अहमद खां को और मेवाती अहमद खां मेवाती और कोयल के राज्यपाल रुस्तम खां अपने साथ मिलाकर इस पर दोबारा आक्रमण कर देता है। मालवा साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बहलोल लोदी ने मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के विरुद्ध अभियान किया था। बहलोल लोदी ने मालवा स्थित अल्हड़पुर, क्या है भाई? अल्हनपुर, मालवा स्थित अल्हनपुर को उजाड़ दिया था। सुल्तान ने चंदेरी के राज्यपाल को भिलसा व सहारनपुर सेनाओं सहित लोधी सेना के विरुद्ध कूच करने का आदेश दिया था। लोधी शत्रु सेना का बल देखकर यहां से वापस लौट जाता है। मालवा for the purpose of expanding the empire of Bahlol Lodi campaigned against Sultan Ghiyasuddin Khilji of Malwa. Bahlol destroyed अल्हनपुर। अल्हनपुर ये भाई आपका मालवा के अंदर पड़ता है, जिसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था बहलोल लोदी ने। लोकेटेड इन मालवा, द सुल्तान order to the governor of Chanderi to march against the Lodi army along with the Bilsa and Sayyadpur force. Lodi returned after seeing the enemy force. ये दुश्मनों की भीड़ को देखकर, जो आर्मी थी उसको देखकर यहाँ से वापस लौट जाता है। तातार खां के विरुद्ध अभियान। 1485 ईस्वी में बहलोल लोदी ने अपने पुत्र निजाम खां को तातार खां के विरुद्ध भेजा। तातार खां शक्ति संपन्न था तथा दिल्ली से पश्चिम की सरकारों का सरहिंद, हिसार, फिरोजा, समाना, लाहौर और दीपालपुर का मुक्ता था। जो सरकारें थी, सरहिंद सरकार, हिसार सरकार, सारे फिरोजा जो सरकार थी, समाना सरकार, लाहौर और दीपालपुर का जो मुक्तेदार था, इसमें मुक्ता कौन था? तातार खां था। शक्ति मुक्तेदार था। शक्ति व वित्तीय संसाधनों ने उसके अंदर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न कर दी थी और उत्पन्न की और अंबाला के निकट लड़े गए इस युद्ध में निजाम खान ने उसे मार डाला था। अंबाला के पास किसे मार दिया था भाई? तातार खां को मार दिया था। क्लियर है? और कैंपेन अगेंस्ट दी तातार खां इन 1485 AD, बहलोल सेंट his son Nizam Khan and against Tatar Khan. Financially resources created as a spirit of rebellion in him. Nizam Khan killed him in the battle fort near Ambala. अम्बाड़ा के अंदर इसको मार दिया जाता है और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले हुई थी और हरियाणा में अम्बाड़ा से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको दबा दिया गया था जल्दी। 3 से 4 घंटे पहले, मेरठ से 3 घंटे पहले अम्बाड़ा में शुरुआत हो गई थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन इतिहासकार जो क्रांति की शुरुआत मानते हैं वो मेरठ से ही मानते हैं, बैरकपुर छावनी से। ठीक है। और अम्बाड़ा के अंदर जो क्रांति थी वो सबसे पहले हुई थी और सबसे पहले दबा दिया गया था। श्याम सिंह एक गद्दार व्यक्ति ने क्या किया था, जो यहाँ पर क्रांति होनी थी उसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। और 80 वर्षीय बहलोल लोदी 12 जुलाई 1489 में मृत्यु प्राप्त कर लेता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली से लौटते समय इसको बीमार हो जाता है और दिल्ली लौटते समय बीमार हो जाता है
तो लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी भाई। ठीक है, आपसे पूछे कि जो बहलोल लोधी है इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो लू लगने के कारण। लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी, लू लगने की वजह से। ठीक है, बहलोल लोधी बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? जो अगला शासक होगा हमारा सिकंदर शाह लोधी होगा, और कल जो मॉर्निंग की क्लास होगी मैं उसमें लोधी डायनेस्टी को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ ही अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम भक्ति जो मूवमेंट है हमारी, भक्ति मूवमेंट को है उनको लेंगे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के बाद जो मराठा शायद हम देख रहे, भक्ति भक्ति के बाद आपका जो मुगल काल है, मुगल काल की मैं शुरुआत करवा दूंगा, और मुगल काल के बाद सूरी, और सूरी के मुगल काल के बीच में हम मुगल काल के बाद सीधा देखो दो चीजें हैं भाई, दो चीजें आप देखो, एक तो सूरी डायनेस्टी, ये भी मुगल काल के बीच में आई थी। एक आता है विजयनगर साम्राज्य, फिर से वही वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा, बस इसको छोड़ दिया मैंने। तो हमारे हैं वही राजवंश, ये मुगल काल के अंदर आते हैं बीच में। तो अगर आप कहते हैं हम पहले सूर्यवंश को पढ़ लेते हैं, फिर विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम अपना मुगल काल शुरू कर लेते हैं, या आप चाहते हो कि पहले हम मुगल काल को पढ़ें फिर सूर्यवंश और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ें? अब बताइए मुझे कमेंट करके, पहले इनमें से आप कौन सा टॉपिक पढ़ने चाहते हो, तो उस टॉपिक का मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर उसी टॉपिक से मैं स्टार्ट करवा दूंगा। सूफी और भक्ति मूवमेंट तो हम करेंगे, सूफी भक्ति मूवमेंट के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, इन तीन टॉपिक में से एक टॉपिक मुझे बता दीजिए। देखो मुझे तो तीनों ही सही लगते हैं। मुझे तो, मैं अगर शुरू करवाना चाहूँ तो मैं सूरी और विजयनगर साम्राज्य पहले समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो केवल सिर्फ हमारा मुगल काल ही बचेगा हमारी सेकंड यूनिट, हमारे मेडिवल के अंदर। दिल्ली सल्तनत हम कर चुके हैं, आपको जो जैसे लगे पढ़ाना आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुमित्रा। तो मैं सूरी और सूरी के बाद विजयनगर साम्राज्य करवा दूंगा, और इनके बाद मुगल सल्तनत हमारी शुरू करवा दूंगा, और मुगल सल्तनत का जो हमारा एंडिंग पार्ट होगा, क्योंकि हाँ ये दोनों छोटे छोटे हैं, इन दोनों को खत्म कर लेते हैं पहले। बीच में से दोनों निकल जाएंगे तो हमारा मुगल काल बच जाएगा। मुगल काल के अंदर बाबर और तुगलुक जो पद्धति है वो, और उसको कैसे सेटअप किया गया था, कैसी उसकी व्यू रचना थी, बिल्कुल आपको व्यू रचना तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा कि वो किस प्रकार की व्यू रचना थी। यहाँ पर पानीपत का गांव था, और यहाँ पर खाइयां और झाड़ियां थी, तो यहाँ से भी सुरक्षित थी बाबर की सेना, और यहाँ से भी सुरक्षित थी। बाबर एक लौता ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत मुगल काल के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर, जो युद्ध लड़ने से पहले ग्राउंड देखने जाता था। शराब भी था बाबर, शराब पीता था, खानवा के युद्ध में सब कुछ छोड़ देगा वो। ठीक है, और एक पुरुषों में इसकी ज्यादा रुचि थी, और पुरुषों में इसकी रुचि के बारे में ये अपनी बाबर नामा के अंदर स्वयं लिखता है, इस बारे में ये बात कि मेरी पुरुषों के अंदर रुचि थी भाई, ये स्वयं लिखता है। और इसने एक पुरुष तरुण से, तरुण बाबरी, बाबरी तरुण से के मुंह में हो जाता है, ये मुंह में पड़ जाता है, और उसके लिए कविताएं भी लिखता है। बाद में इसका जो ध्यान है दोबारा राजपाट की जगह ला जाता है, कि इसको दिखाया जाता है कि नहीं तुम गलत जा रहे हो, राजपाट की तरफ चलो। फिर ये दोबारा इसको राजनीति दिखाई जाती है, और राजनीति के अंदर इसको दोबारा लाया जाता है।
बड़े अमेजिंग फैक्ट है इसके जीवन से जुड़े हुए। हम जब कल पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।